एंगुलर एसएचएम में इतना सा डिफरेंस आएगा कि इक्वेशंस ऐसी दिखेंगी, यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये मत लिख लीजिएगा बेवकूफ टाइप, आप लोग जितने बड़े वाले मूर्ख हैं, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि आप ऐसा कुछ लिखेंगे, क्योंकि आपने रट रखा है जिंदगी में डी थीटा बाय डी टी इक्वल टू ओमेगा। ये प्योर नॉनसेंस है, राइट। ये एंगुलर वेलोसिटी जरूर है, लेकिन ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं है, राइट। यहां पर थोड़ा सा मामला डिफरेंट हो जाता है, कुछ भी नाम रख लीजिए इसका, डी थीटा बाय डी टी लिख लीजिए। पढ़े लिखे जो लोग हैं वो तो ऐसे थीटा के ऊपर डॉट लगा लेते हैं और उसको डी थीटा बाय डी टी बोल देते, ओके। पढ़े लिखे लोगों का स्टाइल है डी बाय डी टी लिखने का, ओके। समझ में आया अंतर कि नहीं आया, राइट। तो यहां पे इस तरह से हमारी स्टोरी चलेगी। यहां के फेजर भी बड़े मजेदार होंगे, राइट। यदि आप फेजर में रट के बैठे थे कि तो डिस्प्लेसमेंट का होता है, तो यह एंगल का फेजर बन रहा होगा, और एंगल का फेजर में ये खुद भी एक एंगल ही होगा, राइट। मैं तो बोल रहा हूं चार्ज का भी बना सकते हैं अपन, शायद मैंने चार्ज का ही बनाया था, किसी भी चीज का फेजर बन जाएगा। जो भी साइन फंक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है फेजर। तो कोई ये थोड़ी है कि अपन ने जो ए पढ़ा, एक्स पढ़ा, उसी का बनाना है, किसी का ही बना सकते हैं। गॉट इट? श्योर? ऑलराइट। तो इस तरह की चीजें यहां पे आ रही होंगी। ऑब्वियसली हमारा कंसंट्रेशन पहले फिजिकल एग्जाम्पल्स की तरफ रहेगा, क्योंकि मैथमेटिकली ये सवालों में तो और कुछ करना नहीं होगा, बस इतना से याद रखना होगा कि भैया यहां पे एक्स नहीं है, थीटा है। यहां पर वेलोसिटी नहीं, एंगुलर वेलोसिटी है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा नहीं है, थीटा नॉट ओमेगा है। याद रह जाएगी इतनी सी बात? पक्का? पक्का? ऑलराइट। और यहां पे जो परछाई गिरेगी वो थीटा हो जाएगी, ठीक है ना बात? तो इसके जो फिजिकल एग्जाम्पल है वो हम 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि पेंडुलम्स आर अ वेरी गुड फिजिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस, राइट। तो 3 पेंडुलम लेंगे हम लोग, कंपाउंड, सिंपल और टॉर्शनल, ओके। ये 3 तरह के पेंडुलम होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स विल टेक ऑल ऑफ देम वन बाय वन। वो समझने के बाद और कुछ बचता नहीं है, चैप्टर इज फिनिश्ड, कुछ नहीं करना उसके आगे, ठीक है। तो सो कंपाउंड पेंडुलम क्या चीज होती है? कंपाउंड पेंडुलम मतलब कि आपने कोई रिजिड बॉडी ली, राइट। ये तो कुछ ज्यादा ही गंदी है, थोड़ी सी सुधार दें इसको, ओके। कोई रिजिड बॉडी ली और उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल किसी हिंज के अबाउट आपने टांग दिया, राइट। टांग दिया तो इसका सेंटर ऑफ मास कुछ L0 दूरी पर होगा कि नहीं होगा? होगा। यहां पे सेंटर ऑफ मास या नीचे L0 दूरी पे पड़ा होगा, ठीक है क्या बात? इसको फिर यदि अपन ऐसे डिस्टर्ब करेंगे, राइट, ये सेंटर ऑफ मास गया, इसको अपन ने ऐसे करके साइड में डिस्टर्ब किया, हेलो, लाइक दिस। तो ग्रेविटी का फोर्स ऐसे लग रहा होगा, विच विल प्रोड्यूस अ टॉर्क। यदि अपन ने थीटा इस तरफ लिया है तो अपन ने अंदर की तरफ पॉजिटिव माना है, लेकिन mg का टॉर्क देखेंगे तो माइनस आ रहा है। कितना टॉर्क आ रहा है mg का? I cm प्लस, इनफैक्ट ICM को भी पढ़े लिखे लोग m के cm स्क्वायर लिखना पसंद करते हैं, प्लस ml0 स्क्वायर d2 थीटा बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस mg L0 साइन थीटा। दिखता है सबको? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। अरे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा दी यार, हिंज के अबाउट लिखना है तो अपन ने क्या किया? रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी, क्योंकि ऑब्वियसली इसका बहुत ज्यादा यूज होगा सवालों में, क्योंकि ऑब्वियस सेंटर ऑफ मास के पास तो टांग के कोई देगा नहीं ना, टॉर्क आएगा क्या? कुछ टांगेगा तो कहीं और ही ना। इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है? पक्का? ऑलराइट।
तो इसको अपने डिस्टर्ब किया, सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट d2 थीटा बाय dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस GL0 बाय KCM स्क्वायर प्लस L0 स्क्वायर साइन थीटा। अभी तक तो ये SHM की इक्वेशन बनी नहीं है, या बन गई है? क्यों नहीं बनी? लेकिन यदि हम इसको ऐसे करते हैं तो हमने तो ऑब्जर्व किया ही ऐसे ऑसिलेशन तो करता है, क्या नहीं किया हमने? स्मॉल थीटा, स्मॉल ऑसिलेशन. As soon as we make it small, if theta is small, right? एनसीईआरटी पढ़िएगा, बड़ी अच्छी बात करती है एनसीईआरटी. वो आपके हिसाब से कितना स्मॉल मानते होंगे? हाउ मच थीटा इज स्मॉल? पक्का? तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी? रूट GL0 बाय KCM स्क्वायर प्लस L0 स्क्वायर. दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कंपाउंड पेंडुलम. इसमें हमको दो चीजें चाहिए, सेंटर ऑफ मास से दूरी चाहिए और बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन चाहिए. मास से इंडिपेंडेंट आ रहा है रिजल्ट, ये आप चेक कर सकते हैं. राइट, आगे बढ़े. पक्का? सो दिस इज नोन एज कंपाउंड पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम क्या होता है? एग्जैक्टली लिख लीजिए क्या करते हैं उसमें. ए स्मॉल heavy bob is tied to a long light string. Small heavy bob is tied to a long heavy string. Long light string. मैंने क्या बोला? Sorry. मेरी तबीयत सही नहीं हुई, इट सीम्स प्रॉपरली अभी तक. ओके, कोई नहीं. समथिंग लाइक दिस. ये दोनों वर्ड्स बड़े जरूरी है. बॉब का छोटा होना और स्ट्रिंग की लेंथ का इसकी रेडियस के मुकाबले बड़ा होना. जैसे मैं दो चीजें डालूंगा, सबसे पहली चीज डालते कि यदि स्ट्रिंग लाइट है तो अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया में स्ट्रिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ मास किसके पास है? बॉब के पास. तो हैवी कंपेयर टू व्हाट? कंपेयर टू थ्रेड. थ्रेड के मुकाबले बॉब का मास अच्छा खासा ज्यादा होना चाहिए, ताकि हमारा अजम्पशन कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका लिखना है? हमको सिर्फ बॉब का लिखना है, ये वैलिड हो जाएगा. और दूसरा जो जरूरत पड़ेगी, पहली चीज तो यहां दिख ही नहीं रही है, वो यहां दिखेगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, और उधर दिखेगी सेंटर ऑफ मास में, कि अपन मास ही किसका लिख रहे हैं? सिर्फ बॉब का, थ्रेड का लिख ही नहीं रहे. दूसरी चीज, ये जो बॉब है इसकी साइज बहुत छोटी बताई गई है कंपेयर टू लेंथ ऑफ थ्रेड. दैट वुड मीन उस इक्वेशन में KCM का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो तो आएगा 2/5 r². 2/5 r² वुड बी वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू L0, क्योंकि सवाल में दिया, तो वो इक्वेशन बन जाती है. राइट, एंड द वेरी वेरी फेमस फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड 2π√G L0/G आ जाता है फॉर सिंपल पेंडुलम. अंडर दीज टू अजम्पशंस बहुत जरूरी हैं. जेई ने अभी तक इन पे सवाल दिया नहीं है, कभी देते तो मालूम नहीं. जैसे रोडो में बड़ा सुंदर उन्होंने एक सवाल दे रखा है. राइट, लाइट थ्रेड दिया है, राइट, आर रेडियस का, आर रेडियस की स्ट्रिंग से टांग के. कोई रड्डा मार के जाएगा तो मरेगा. नहीं समझ में आई बात? या फिर एक रॉड दे देंगे M मास की, L0 लेंथ की, उसके एंड में एक M मास और टांग देंगे छोटा सा. राइट,
दोनों ही केस में ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। इस केस में क्या करेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास यहां चला गया बॉडी का, तो यहां से R प्लस R करके L नॉट की जगह उस इक्वेशन में KCM तो जाएगा, KCM स्क्वायर तो जाएगा 2/5 R स्क्वायर, और L नॉट चला जाएगा 2R। सेंटर ऑफ मास से दूरी चाहिए होगी ना यहां की, राइट। ये इसके मुकाबले इग्नोर थोड़ी कर सकते हो। नहीं समझ में आ रही के बात? तो पे अटेंशन, रट्टे मत मारिए, बार बार रोज हर तरह से यही समझाता रहता हूं मैं, राइट। एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। दोनों अजम्पशन इंपॉर्टेंट है कि थ्रेड मस्ट बी लाइट कंपेयर टू मास ऑफ बॉब एंड इट शुड बी लॉन्ग कंपेयर टू रेडियस ऑफ बॉब, ताकि हमसे गलती से भी गलती ना हो। क्योंकि जेई वालों को तो बस एक ही चेंज करना होगा सवाल में, ज्यादा चेंज थोड़ी करना होता है, और उसको तो चित्र भी नहीं बना के देना। चित्र बना के क्यों देगा, वो तो लिख के देगा एक थ्रेड है 2 मीटर का, उससे जो है 1 मीटर रेडियस का बॉब बांध दिया। बॉब बढ़ के, थ्रेड बढ़ के, अब हम तो चेक के आएंगे 2/√L0/G, और पक्का उसके आसपास का आंसर जरूर देके रखेंगे वो। फिजिक्स बहुत डेंजरस है, मैथ्स जैसा नहीं है। मैथ्स में 0 या पॉजिटिव आते हैं, फिजिक्स में पक्का नेगेटिव आता है। आंसर मिल रहा है मतलब कोई गारंटी नहीं कि मार्क्स आएंगे। किसी कुछ पूछना है? सिंपल पेंडुलम क्लियर है, अजम्पशन याद रहेगा। ऑलराइट, टॉर्जन। ठीक है, सिंपल पेंडुलम में 1-2 चीजें रह गई यार बतानी, वैसे तो न्यूटन लॉ की स्टोरी है, फिर भी बता देता हूं। सिंपल पेंडुलम में इस तरह के बहुत टाइम पास सवाल बनाए जाते हैं। टाइम पास ऐसे कि सिंपल पेंडुलम को एक गाड़ी वाड़ी में टांग दिया, समझ रहे, जो ए एक्सेलरेशन से जा रही है, इसमें टाइम पीरियड की बात करते हैं। इससे ज्यादा बकवास सवाल हो नहीं सकते। कुछ नहीं करना, जी इफेक्टिव विल बी इक्वल टू जी वेक्टर प्लस माइनस ऑफ ए वेक्टर, राइट। यहां समझ में, इस फ्रेम में घुस जाओ, इस फ्रेम में जाओ तो सूडो फोर्स लेगा एक माइनस ए वेक्टर, सॉल्व कर लो। यहां पे जी की जगह जी इफेक्टिव लिख लो, करके दिखाओ ऐसे सवाल सॉल्व। एक बार इसको ऊपर चला दूंगा, फिर नीचे चला दूंगा, फिर दाएं चला दूंगा, फिर बाएं चला दूंगा, ऐसे बहुत बढ़िया टाइम पास हो सकता है। पर मेरे हिसाब से तो न्यूटन्स लॉ की प्रॉब्लम है, इसका हमारे सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। जहां पे भी जी आता है उस जगह क्या रख देंगे, जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या होगा, जी वेक्टर प्लस माइनस ऑफ ए वेक्टर। क्यों बोलो, समझ में आ गया ना, सूडो फोर्स। अरे पक्का, तो ये भी एक बहुत बढ़िया टाइम पास सवाल होते हैं, कोचिंग में बहुत मिल जाएंगे आपको। ओके, बड़ों में आ गया, कंपाउंड पेंडुलम हो गया, सिंपल पेंडुलम हो गया, टॉर्शनल पेंडुलम। ऑलराइट, कितने लोगों ने कपड़े निचोए कभी, गीले कपड़े, गीले कपड़े सुखाए हैं? ऑलराइट, गुड, मेरे भी। ओके, ऐसे करते हैं उसमें गीले कपड़े में, दिस इज एक्चुअली टॉर्शन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास में जैसे कि ये चौक है, राइट, ये चौक, ओके, इसको तोड़ने के अलग अलग तरीके। ये तो हमने जो है ऐसे ब्रेकिंग वाला फोर्स लगाया, परपेंडिकुलर वाला, ये टॉर्जन नहीं है। ओके, टॉर्जन क्या है, ये लिया और इसको ऐसे घुमा रहा हूं, आप देख रहे, ब्रेकिंग देखा आपने कैसा हुआ है, देख रहा, अरे ऐसे, इसको इसकी एक्सिस के अबाउट में घुमाने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज टॉर्शन। ठीक है, तो टॉर्शनल पेंडुलम काफी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड पहले जमाने में भी बहुत सारे चीजें बनती थी एक्सपेरिमेंटल, इसलिए इससे थोड़ा सा लगाव है फिजिक्स वालों को, तो हमें आना चाहिए टॉर्शन समझने में। ओके, इसमें क्या करते हैं, टॉर्शन के अंदर, इसके अंदर एक स्टील का वायर लेते हैं, राइट, और इसको हाथ से पकड़ के नहीं घुमाते, इतनी औकात नहीं है अपनी। इट वुड बी लाइक दिस, यदि आपको समझ में आती हो मेरी बात तो। कभी आपने नट बोल्ट वगैरह खोले हो, बांधे हो, राइट, स्क्रू ड्राइवर, तो आपको शायद समझ में आता हो व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्क्रू ड्राइवर
or a spanner to provide sufficient torque by increasing length of moment arm. खासकर स्पैनर जो था, पाना नहीं देखा आपने? अरे उस नट को, जैसे कि मान लीजिए गाड़ी का टायर खोलना पंचर हो गया, तो आप यदि बहुत ताकतवर होंगे तो आप ऐसे हाथ से पकड़ के भी शायद खोल दे, बट यू हैव टू बी लाइक आई डोंट नो व्हाट, राइट? कौन आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, वो खोल देता है कुछ भी, बकवास करा पालतू, यदि खोलता है बकवास करा, समझ में आई बात? तो उसको तो हाथ से पकड़ के खोल दो, इतना आपकी कलाई में जोर होना चाहिए, नहीं तो उसमें पाना लगाओ, और उसके ऊपर यदि आपने कभी देखा हो ट्रक व्रक वालों को, तो खुद कूद रहे होते बेचारे उसके ऊपर, और नहीं देखा आपने? और खुद कूद रहे होते, दो बंदे कूद रहे होते कई बार तो, है क्या हो गया? बेटा मैं साइंस ऑफ स्टूपिड की बात नहीं कर रहा हूं, ऑलराइट? बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, दिवाली पे जाए तो देख सकते हैं, साइंस ऑफ स्टूपिड, ऑलराइट? आपको काफी अच्छा लगेगा क्योंकि आप जैसे लोगों की दास्तान है वो, ऑलराइट? ओके, सो एनीवे, तो इसी तरह से हम इसको ऐसे नहीं घुमा पाएंगे, तो यहां पे हम क्या अक्कल लगा दें, और अक्कल यूज करके हम एक डिस्क से इसको बांध देते हैं। समझ में आई क्या मेरी बात? एक डिस्क से इसको अपन ने बांध दिया। अब क्या करेंगे, हम इस डिस्क को पकड़ के हम घुमाएंगे, तो ऑब्वियसली इस वायर में टॉर्जन अच्छा खासा आ जाएगा, ऑलराइट? दूसरी बात, वो वायर ऐसे घूमेगा भी सही तो दिखता नहीं, डिस्क घूमेगी तो दिखाई देगी कि नहीं देगी, ऑलराइट? समझ में आई बात? वही चीज है और कुछ नहीं। डिस्क को इससे रिजिडली ज्वाइन किया हुआ है, ये घूमती है तभी जब वायर ऊपर से टॉर्जन आता है उसके अंदर। बढ़ू मैं आगे, राइट? और इसमें जो टॉर्जन की वजह से टॉर्क आता है रीस्टोरिंग, राइट? जैसे स्प्रिंग का फोर्स होता है माइनस के एक्स, वैसे ही इसमें होता है माइनस के थीटा, वेर के इज नोन एज टॉर्जनल रिजिडिटी या फिर इलास्टिक मॉडुलस ऑफ टॉर्जन। जैसे वो होता है इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्ट्रेच एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, वैसे ये होता है ऑफ टॉर्जन, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ टॉर्जन के, या सिंपली टॉर्जनल रिजिडिटी। टॉर्जन की स्पेलिंग नहीं आती हो कुछ लोगों को, मैं इतनी दूर से पढ़ाया जा रहा हूं, सो दिस इज टॉर्जनल रिजिडिटी, राइट? या मॉडुलस ऑफ टॉर्जनल रिजिडिटी। बढ़ू मैं आगे, तो इतना इस पे टॉर्क लगेगा, अपन इधर घुमाएंगे तो वो वायर इसको उल्टा घुमा देगा, राइट? तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट क्लास, माइनस के थीटा इज इक्वल्स टू, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा? वायर का। वायर का तो नेग्लिजिबली स्मॉल है, किसका आएगा? डिस्क का। mr²/2 d2 थीटा बाय dt स्क्वायर, राइट? ऐसे बड़े सुंदर सवाल एरोडोव में है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस, 2 सवाल है बड़े से। दिस इज व्हाट वी हैव। क्या हो गया? समझ में आया? सो दैट्स इट। कुछ पूछना है किसी को? आगे बढ़े? ऑलराइट देन, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, ये मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं समझा पाऊंगा, ओके? क्योंकि इसको समझाने के लिए वेव या कुछ ना कुछ चीज चाहिए होती है, लेकिन काम चलाओ जितना है, कोशिश करूंगा आप समझ सके, कोशिश करता हूं मैं, ठीक है? मैं वेव ही पढ़ा रहा यार, मैंने सोच लिया, ओके? बी टीचिंग वेव। वैसे 2 हफ्ते बचे हैं, अब 2 हफ्ते में वेव आधी अधूरी होएगी, ये प्रॉब्लम है, बट कोई नहीं, ठीक है, आएंगे तो दोबारा कर लें। बता दिए सब?
All right. No doubts in this? Nothing at all? Combination of SHM. इसमें क्या होता है, फिजिकली समझाना बड़ा मुश्किल है ये चीज, कि एक ऑब्जेक्ट को यदि अलग अलग सोर्सेस एसएचएम करवा रहे हो, एक सोर्स इस तरह का एसएचएम करवाना चाहे, दूसरा सोर्स इस तरह का एसएचएम करवाना चाहे, तो पार्टिकल जो एसएचएम करेगा वो यदि एक कराता तो उसका सम और दूसरा कराता इंडिविजुअली तो उसका सम, ऐसे हम सोच सकते हैं कि यदि एकलौता होता एजेंट तो ये एसएचएम करता, दूसरा यदि कराता तो ये करता, ऐसे कोई तीसरा कराता तो ये करता। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, यदि फ्रीक्वेंसी सेम हो, इफ फ्रीक्वेंसी सेम फॉर एसएचएम, तो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हम इस मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। समझ में आ रही मेरी बात? क्यों करवा रहे हैं, कैसे आ रहा है, इसके आपको एग्जाम्पल बहुत जगह मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी में मिल जाएंगे, वेव में मिल जाएंगे, साउंड में मिल जाएंगे, बहुत जगह में मिल जाएंगे इसके एग्जाम्पल, कि अलग अलग टाइप के एजेंट्स आए और वो एक ही बॉडी को एसएचएम कराने की कोशिश कर रहे। बड़ों में आ गया? अरे अब या तो हम ट्रिग्नोमेट्री लगा लें और इसको जोड़ लें, या हम ये दिमाग लगाएं कि ये A1 θ1 t=0 पे बात कर रहे हैं, इसकी परछाई ये रही, राइट? यही क्वांटिटी A1 sin ओमेगा t प्लस θ1 है, राइट? हमसे बोला जा रहा है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से इनको जोड़ें, लेकिन ये थोड़ा बुद्धि पे जोड़ डालें और आप देखें, एक क्वांटिटी ये है जिसका हमको कंपोनेंट लेके जोड़ने को बोला जा रहा है, यही है सिचुएशन। हमसे बोला जा रहा है भाई इस A2 का कंपोनेंट लो और इस A1 के साथ जोड़ो, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि चूंकि इन दोनों का ओमेगा सेम है, इसलिए जो इनके बीच का एंगल होगा डेल्टा थीटा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये जैसे जैसे घूमेंगे वो डेल्टा थीटा हमेशा कांस्टेंट से घूम रहा होगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो थिंक अबाउट इट, इट इज मोर लाइक कि हम दो वेक्टर के कंपोनेंट ले रहे हैं पहले और फिर जोड़ रहे हैं। हम इसकी बजाय, इट्स लाइक वेक्टर्स नहीं है ये, कभी तो कभी प्रेशर हो जाएगा, ये प्रेशर वेक्टर होता है क्या? राइट, तो वेक्टर नहीं है। कभी चार्ज हो जाएगा, चार्ज तो दूर दूर तक वेक्टर नहीं है, राइट? लेकिन हम इनको यदि वेक्टर की तरह ये सोचे कि हम कंपोनेंट जोड़ रहे हैं की बजाय क्यों ना ऐसा करें कि क्या करें, इन दोनों को जोड़ ले और फिर परछाई ले ले। इन दोनों का वेक्टर भी तो उसी ओमेगा से घूमेगा, बोलिए बोलिए, या अलग ओमेगा से घूमेगा? सेम से घूमेगा। डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? यस और नो? पक्का? और इस लॉजिक से इसमें चाहे 2 जोड़ने हो चाहे 10,000 जोड़ने हो, वी कैन मैनेज दैट। यदि हमें यहां पे 10-12 वेक्टर 10-12 एसएचएम भी जोड़ने हो तो भी हमारी प्रॉब्लम इनको जोड़ने की तो रह गई बस, क्योंकि हमें पता है कि जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, इसका फाइनल रिजल्ट विल लुक लाइक ए रिजल्टेंट साइन ओमेगा टी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वही रहेगा, प्लस डेल्टा। क्यों? क्योंकि यदि सब ओमेगा से घूम रहे हैं तो रिजल्टेंट को भी ओमेगा से घूमना पड़ेगा। तो हमारी प्रॉब्लम रह गई ए रिजल्टेंट निकालने की और डेल्टा निकालने की, बाकी चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? बड़ू में आ गया? क्लियर है? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यहां पे करना क्या होता है हमको। जैसे कि मेरे पास में लेट्स से एक इक्वेशन है
3 sin omega t plus pi by 3 plus 4 sin omega t minus 4 cos omega t minus 2 pi by 3 minus 5 sin omega t minus pi by 6. हम जानना चाहते हैं कि इक्विवेलेंटली हमको क्या मिलेगा, व्हाट वुड बी द कॉम्बिनेशन. प्योरली मैथमेटिकल क्वेश्चन है, फेजर लगाना सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं. ओके